गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल के लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी preambular philosophy of constitution and along with the history of constitution. Now in today's class we will deal with the basic terminologies of constitution along with the kinds of constitution and salient features of constitution. So these are very important for your foundation building. So basic constitutional concepts. सो दे 4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें पढ़नी है. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर लॉ सिलेबस में, चाहे वो आपके कॉलेज के एग्जाम्स हों, चाहे जुडिशरी, चाहे एसएससी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, what does the term means constitution, then constitutional convention, constitutionalism, and last one is constitutional morality. So what is constitution? What does this constitution stands for? So constitution is a basic or foundational document that constitutes the nature or type of our political system. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बेसिक और फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि हमारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका नेचर या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. ओके, सो जो प्रियम्बल हमने कल पढ़ा था, इस प्रियम्बल में जो वर्ड्स यूज हैं ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSSDR, ये जो टर्म्स यूज हैं इन अवर प्रियम्बल, ये हमारे नेचर एंड टाइप ऑफ अवर पॉलिटिकल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं. ये वर्ड्स कि सोवरेन होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सोशलिस्ट होना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सेक्युलर, नो रिलीजन. डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए. ये सारे कीवर्ड्स हमने एक्सप्लेन किए थे इन येस्टरडेज क्लास जब मैं आपको प्रियम्बल बता रही थी. नाउ ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक बेसिक और फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द नेचर एंड टाइप ऑफ अवर पॉलिटिकल सिस्टम. नाउ ओके, सो अच्छा 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव and judiciary. There are 3 organs of government: legislature, executive and judiciary. So इन 3 organs को कैसे काम करना है, इनके प्रिंसिपल फंक्शंस क्या हैं, इनकी फिलॉसफीज क्या है, ये हमें कौन डिफाइन करेगा? वो करता है सब कॉन्स्टिट्यूशन. कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर का अलग काम होता है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम, जुडिशरी का अलग काम. लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव का टू इम्प्लीमेंट द लॉज एंड जुडिशरी का टू इंटरप्रेट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव का टू मेक द लॉज, इसका टू इम्प्लीमेंट द लॉज एंड टू इंटरप्रेट द लॉज. तो इन 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, इनके फंक्शंस क्या है, वो कौन डिफाइन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द प्रिंसिपल फंक्शंस and the principal functions upon which these 3 organs rest. Okay, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ये डिफाइन करेगा कि ये जो 3 organs of government है, how will they work. Okay, so the term now constitution, इसका बेसिक लिटरल मीनिंग हमें समझ में आ गया है कि ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे 3 ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, वो हमें और वो कौन से प्रिंसिपल्स के, हमारे जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन से कैसे प्रिंसिपल्स के ऊपर रेस्ट करते हैं, ये हमें कौन बताएगा? दिस इज द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो नाउ वी विल डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ वी विल डील विद द बेसिक प्रिंसिपल्स अपॉन विच द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बताया ना हमें कि कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर, जिनके ऊपर ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट. तो क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट वन इज, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स अपॉन विच द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट, जो कि हमें कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.
parliamentary form of government. Okay, so parliamentary form of government came from the British origin. It had मतलब this is the British original concept. और इसको ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, इसको ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, बेसिकली वेस्टमिंस्टर्स मॉडल. ये मैंने आपको कल पढ़ाया था जब मैं आपको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी कि पार्लियामेंट वी हैव टेकन द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटेन, फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम. सो नाउ इसको वहाँ पे बोलते हैं वेस्टमिंस्टर्स मॉडल. और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, वेस्टमिंस्टर्स मॉडल. ओके, सो व्हाट डज दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स. जैसे ही मैं बोलूँ, कभी भी बोलूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 पे जाना है. ओके, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, वो जब हम पढ़ेंगे वो वाले आर्टिकल्स, देन आई विल टेल यू. बट आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट दी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, टॉक्स अबाउट दी, मतलब एग्जाम्पल है इस आर्टिकल 75 subclause 3. Okay, take out your 75 article 75 subclause 3. The council of ministers shall be collectively responsible to the house of people. So यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की. एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दूसरे के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल रहना होता है. मतलब legislature is responsible to the executive and executive is responsible to the legislature. तो आर्टिकल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही होता है जिसे हम वेस्टमिंस्टर्स मॉडल भी कहते हैं यूके में. और इसका एग्जाम्पल है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 विच टॉक्स अबाउट दी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, so executive is responsible to the legislature and legislature is responsible to the executive. Okay, अब दूसरी टाइप पे होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इससे अपोजिट कौन सी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड व्हाट डज दिस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल अपोजिट चले जाएंगे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए. So presidential form of government में एक organ of the government is not responsible to the another organ of the government. वहाँ पे केवल president का rule होगा. So that is the presidential form of government जो कि कहाँ पे है, USA में है. Okay, so now ये हमने पढ़ ली presidential and parliamentary form of government. So now we will go to the, okay, there is one case law regarding this. National anthem case, ये सबने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा. तो एक लॉ आया कि जो भी, जैसे आप लोग मूवीज देखने जाते हैं तो उसमें नेशनल एंथम बजता है ना स्टार्टिंग में, तो एक लॉ आया कि आपको सभी को खड़ा होना पड़ेगा और सिंग करना पड़ेगा, नेशनल एंथम गाना पड़ेगा. बट 2017 एंड 2018 का केस है ये. 2017 में इसको कंपलसरी कर दिया कि आपको करना ही करना, आपको उठ के गाना पड़ेगा. बट 2018 में दिस मेड टू द ऑप्शनल. रिस्पेक्ट शुड बी गिवन. रिस्पेक्ट ऑप्शनल नहीं है, बट आपको गाना है या नहीं गाना है उसको क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया गया. तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मतलब ये केस तो हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा अभी, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि ये 3 ऑर्गन्स आर responsible to the work of each other. इसलिए हमने केस लॉ भी यहाँ पे पढ़ा. नेशनल एंथम केस 2017 and 2018. Now we will go towards the second basic principle, that is separation of power. Okay, जब भी सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर इज गिवन बाय whom, सो Montesquieu. It was given by Montesquieu in his book The Spirit of Laws. In his book
of law in 1748. ये बहुत प्री का क्वेश्चन है ये पूरी लाइन. सेपरेशन ऑफ पावर is a concept which is given by Montesquieu in his book Spirit of Law in 1748. ईयर भी बहुत बार आ जाता है कि in which year Montesquieu has given the concept of separation of power, and Montesquieu was the French jurist. So now, अच्छा, what does this separation of power means? Separation of power means कि ये जो 3 organs of government हैं इनकी अलग अलग तो इनकी पावर्स डिवाइड होंगी. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की अलग पावर्स, एग्जीक्यूटिव की अलग, जुडिशरी की अलग. एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी भी पावर्स डिफाइन होंगी अलग अलग. स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी कैसी पावर्स होंगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी पावर्स होंगी ये भी अलग अलग होंगी. ओके, तो सेपरेशन ऑफ पावर इज अ मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पावर्स को सेपरेट कर देना. एंड दिस वाज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय मोंटेस्क्यू. ही वाज अ फ्रेंच जूरिस्ट और ही गिव्स दिस आइडियोलॉजी, ही गिव्स दिस कॉन्सेप्ट इन हिज बुक नेम्ड द स्पिरिट ऑफ लॉज. एंड इन 1748 बिहार का प्री का क्वेश्चन था ये कि कौन से ईयर में स्पिरिट ऑफ लॉज दी थी, तो इन 1748. नाउ अगर हम इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े सेपरेशन ऑफ पावर को, सो व्हाट डज सो क्या यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, प्रॉपरली है, रिजिड, हम रिजिडली फॉलो करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को या फ्लेक्सिबली फॉलो करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को. सो इन इंडिया वी डू नॉट हैव अ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर, वी हैव अ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. कि ये एग्जीक्यूटिव को अगर नीड पड़ी तो ये लेजिस्लेटिव का काम कर सकता है और इसके फंक्शंस पे देख भी सकता है, इसने जो वर्क किया वो भी चेक कर सकते हैं. मतलब चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, हर एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में चेक एंड बैलेंस शुड बी देयर. ये बोलता है डायल्यूटेड सेपरेशन ऑफ पावर, डायल्यूटेड फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विच इंडिया हैव. इंडिया के पास सेपरेशन डायल्यूटेड फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है, नॉट रिजिडली सेपरेशन ऑफ पावर को. तो अकॉर्डिंग टू डायल्यूटेड सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव को अगर लगता है कि लेजिस्लेटिव का कुछ ऐसा वर्क है जो प्रॉपरली फॉलो अप नहीं किया उसने, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ भी हैं, तो उसे लगता है कि चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, तो वो इसके डोमेन में जा सकता है. अगर जुडिशरी को लगता है कि लेजिस्लेटर ने या एग्जीक्यूटिव ने मान लो उसे प्रॉपरली, कोई ऐसा लॉ है जिसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कुछ कमी है उसमें, चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है, तो जुडिशरी कैन इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव. सो दिस इज द डायल्यूटेड सेपरेशन ऑफ पावर. और रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि इसके पावर्स अलग है, इसके पावर में ये नहीं आ सकता, इसके पावर्स अलग है, इसके पावर्स में ये नहीं आ सकता. दिस इज रिजिडली सेपरेशन ऑफ पावर. एंड इन इंडिया वी हैव डायल्यूटेड फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. सो बेसिकली अब इन दो जो हमने ये पढ़े हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, अब इनसे क्या हमें समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्न करता है सिटीजन्स एंड दी, मतलब जो गवर्न हो रहे, कौन गवर्न हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन से, सिटीजन्स. गवर्न कौन हो रहा है, सिटीजन्स. और कौन कर रहा है गवर्न, गवर्नमेंट. तो ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द गवर्नड एंड दी गवर्नमेंट, जो कि गवर्न कर रहा है और सिटीजन्स जो कि हो रहे हैं उससे. सो ये ऐसा एक लीगल डॉक्यूमेंट है. ओके, नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन. सो व्हाट डज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन मीन्स. अच्छा, किसी भी वर्ड के पीछे अगर कन्वेंशन आ जाए, जैसे इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें कन्वेंशंस होते हैं, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी होते हैं. तो इंटरनेशनल हमेशा कन्वेंशंस को किन चीज़ों से ऐड करना है, बल्कि किस चीज़ों से समझना है कन्वेंशंस को. ट्रेडिशंस, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, मतलब प्रेसिडेंट्स, ठीक है, यूसेजेस. जब भी वर्ड कन्वेंशन आ जाए
तो हमें कन्वेंशन को किस चीज़ से रिप्लेस करना है, रिप्लेस करके देख लेना है कौन कौन से ट्रेडिशंस, कस्टम्स, यूसेजेस, जुडिशियल डिसीजंस विच आर प्रीवियस डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। तो अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का मतलब हमें समझ में आ गया कि कन्वेंशन होता क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इसका मतलब क्या हुआ? तो these conventions, so constitutional conventions are made up of traditions, customs, judicial decisions and usages. ये इससे पूरा जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वो केवल इससे बना होता है, इन चीजों से, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड यूसेजेस। ओके, सो these conventions are reduced to writing. So these conventions, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होते हैं, अब जैसे कि नाम से पता चला ट्रेडिशंस है, अब ट्रेडिशंस, कस्टम्स, यूसेजेस ये कहीं पे लिखे हुए तो नहीं है, पर इनका कुछ सिग्निफिकेंस होता है। ये लिखे हुए नहीं है, बेसिकली ये कहीं पे भी लिखे हुए नहीं है, पर इनका कुछ सिग्निफिकेंस होता है जो हम इन्हें प्रॉपरली बहुत टाइम से फॉलो अप करते आ रहे हैं। कोई भी आपका मान लो ट्रेडिशन हो जो आपके घर में या फिर जो आपकी कास्ट में या फिर आपके रिलीजन में फॉलो करते हो बहुत टाइम से, फ्रॉम दी इनडेफिनेट पीरियड, पता नहीं कब से, तो आप भी उस चीज़ को फॉलो अप करते हुए आ रहे हो। क्या वो कहीं पे लिखा है कि ये एक लॉ है, अगर आप ये नहीं करोगे तो यू विल बी गेट पनिश्ड? तो ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बस इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है जो कि आप मानते हो कि ऑल्दो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए वी हैव टू फॉलो अप। So these conventions are not written up anywhere, but they have some legal significance. Okay, so the example, हम इसका example क्या दे सकते हैं? So example will be the Constitution of the Great Britain. Constitution of Britain, ये लिखा हुआ है क्या? ये written constitution है या फिर unwritten constitution है? अभी written constitution और unwritten constitution क्या होते हैं वो हम kinds of constitution में पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है? सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस तो है ही ना उसकी, चाहे वो रिटर्न हो या ना रिटर्न हो, तो उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही ऑल दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं उसमें, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि वहाँ पे रिटर्न नहीं है, लेकिन हम भी वो कन्वेंशंस मतलब ट्रेडिशंस में फॉलो अप करते आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रो टेम स्पीकर, and another example is appointment of CJI. अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम जैसे एक होता है लोकसभा में स्पीकर, एक होता है प्रोटेम स्पीकर, पर प्रोटेम स्पीकर इज नोन एज द टेम्पररी स्पीकर, और इसका काम क्या होता है? every 5 years of general election of Lok Sabha, president appoints the pro tem speaker. And what is the purpose behind the appointment of pro tem speaker? क्योंकि देखो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, तो उस टाइम पे स्पीकर तो होता नहीं है, तो प्रो टेम स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रो टेम स्पीकर का काम होता है कि सभी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा को वो ओथ एंड अफर्मेशन करवाए और देन इलेक्शन ऑफ द स्पीकर करवाए। जैसे ही इलेक्शन ऑफ स्पीकर हुआ देन प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म और ये प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट भी सीज हो जाती है। ठीक है, सो प्रोटेम स्पीकर इज अ टेम्पररी स्पीकर। और कौन अपॉइंटमेंट करता है प्रोटेम स्पीकर का? प्रेसिडेंट। और कब करता है ये मैंने आपको अभी बताया। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज द कन्वेंशन, दिस इज ट्रेडिशन, कस्टम विच वी हैव टू फॉलो।
अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई, सीजेआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ सीनियोरिटी. ओके, सो व्हाट इज द रूल ऑफ सीनियोरिटी. अब ये रूल ऑफ सीनियोरिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो ये आया कहाँ से, तो ये कन्वेंशन से आया. तो रूल ऑफ सीनियोरिटी इज कि जो कोई भी सीनियर मोस्ट होगा उसको सीजीआई बना दिया जाएगा, सीनियर मोस्ट जज होगा उसको सीजीआई बना दिया जाएगा. जैसे अच्छा, अब लेकिन ये अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई दो बार ऐसा कुछ हुआ क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई रूल ऑफ सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है, लेकिन इसको वॉयलेट किया गया. कब इन 1973 एंड 1976, इन 2 इयर्स में रूल ऑफ सीनियोरिटी को वॉयलेट किया गया. ठीक है, अब रूल ऑफ सीनियोरिटी को वॉयलेट कैसे किया गया, मतलब किसने किया. सो जस्टिस ए एन रे, जस्टिस 1973 में जस्टिस ए एन रे सुपरसीडेड 3 सीनियर मोस्ट जजेस, 3 सीनियर मोस्ट जजेस. ठीक है, एंड यहाँ पे 1976 में जस्टिस एच आर खन्ना was superseded by Justice M.H. Baig. ठीक है, सो ये 2 ऐसे इवेंट्स हुए थे 1973 एंड 1976 जिसमें रूल ऑफ सीनियोरिटी को वॉयलेट किया गया था. जो सीनियर मोस्ट नहीं था उनको जो सीनियर मोस्ट था उनको सुपरसीड करके जो नहीं था उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था. ओके, सो these two are the examples of the constitutional convention. Now okay, so there is one case law regarding it, that is Minerva Mills versus Union of India 1980. So in this case constitution has devised the अच्छा नहीं, इस वाले में कोई केस लॉज नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में केस है. ठीक है, तो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अभी तक हमने व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पढ़ लिया है. अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बचता है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सिमिलर सा लग रहा है, क्या ये सेम है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि दे बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. तो आंसर इज बिग नो. तो व्हाट डज दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन. So now we will discuss about the constitutionalism. So basically constitutionalism is a principle or philosophy that states that there should be a limited government. Limited government का concept enhance को build करता है this word constitutionalism. Actually limited government means क्या होता है कि कुछ भी मतलब गवर्नमेंट का जो काम हो वो लिमिटेड हो, मतलब आर्बिट्रेरली कोई एक्सेस ऑफ पावर ना हो, या कोई रूल ऑफ मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए वहाँ पे उनके काम में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए. सो बेसिकली constitutionalism was the idea which was developed by the US Constitution, and in 1688 this term was developed by John Locke. In 1688 और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया. और ये होता क्या है कि लिमिटेड गवर्नमेंट के कंसेप्ट को इन्हांस करता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, आर्बिट्ररी पावर आर्बिट्ररी रूल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एंड प्रॉपर फेयर एंड इलेक्शंस होने चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर मस्ट बी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड फेयर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट.
So this is the term constitutionalism means. Now constitutionalism, state of Jammu Kashmir versus Trilokinath. State of Jammu Kashmir versus Trilokinath. In this case, Supreme Court firstly defined the term constitutionalism. सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड को यूज किया. नाउ केशवानंद भारती केस 1973. इस केस में पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर जैसे हम बोलते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट was declared as a basic structure of constitution, in which case in Keshavananda Bharti versus state of Kerala in 1973 और state of Jammu Kashmir versus Trilokinath में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड को यूज किया. नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या होता है? मॉरलिटी वर्ड इंक्लूड हो रहा है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी. सो जो भी हमने कल प्रियम्बल में कीवर्ड्स पढ़े थे, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब क्या होता है? ये कोर वैल्यूज हैं. So constitution is a document which enhances in itself the core values. core values कैसी कहाँ पे डिफाइंड है? प्रियम्बल में डिफाइंड है, जो कि मैंने अभी आपको बताई. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. So these are defined in. So constitutional morality enhances in itself the core values which are mentioned in the preamble. और ये कोर वैल्यूज जो होती हैं, ये इनका एम क्या है? इनका एम है टू अटेन द वेलफेयर ऑफ ऑल दी पीपल. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का एम क्या है? टू अटेन द वेलफेयर ऑफ ऑल दी पीपल. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस दी कॉन्स्टिट्यूशनल. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का तो फिर बेसिकली एम क्या हो गया? कि वो एनहेंस करे गोल्स ऑफ द नेशन में, ताकि पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज हो, अच्छा मतलब अकाउंटेबल पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने. एंड साथ में इसके वी हैव डिस्कस दी कोर वैल्यूज, मैंने आपको बताई दिए. ओके, एक केस आया था मनोज नरोला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी मीन्स to bow down the norms of the constitution. Manoj Narola versus Union of India 2014. Manoj Narola versus Union of India 2014. In this case, Supreme Court held that constitutional morality means to bow down the core values of constitution. core values कहाँ है? जो कि preamble में है. ठीक है, मनोज नरोला versus Union of India. मनोज ओके, वन मोर केस आया था इसमें, सबरीमाला टेम्पल केस. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सबरीमाला केस. There was a temple in which women's की एंट्री रेस्ट्रिक्ट थी. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी प्रैक्टिस को वॉलेटिव डिक्लेयर किया कि ये इक्वालिटी क्लॉज के अगेंस्ट है, और ये वॉलेटिव है आर्टिकल 14 के. तो वुमेन्स क्योंकि ऑल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14. तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्पल में उसके जो गर्भगृह होता है उसमें वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर? तो दिस इज रॉन्ग. तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस ट्रेडिशन इन दिस केस, एंड इट वाज हेल्ड दैट दिस इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14.
And now, acha, the constitutional morality concept. This was given by George Grote. This concept was given by George Grote in his book Concity, The Law of Greece. ठीक है. So constitutional morality was given by George Grote in his book The Law of Greece. Okay, so this was given by him, and in India this term, that is constitutional morality, was given by Dr. Bhimrao Ambedkar. और उन्होंने यही बोला था कि this constitutional morality, जो भीमराव अंबेडकर ने फर्स्ट टाइम इंडिया में इसको बोला, क्या बोला कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, केवल यही, और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कि दीज आर दी कोर वैल्यूज एंड दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इन आवर कंटेक्स्ट. मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में केवल ये जो प्रियम्बल में मेंशन है, दीज आर दी कोर वैल्यूज, दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी विच वी हैव टू फॉलो. ओके, सो दीज आर द टर्म्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझ ही गए होंगे कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा है, और हमारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से उस पर वेस्ट करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स फंक्शंस पे वेस्ट करते हैं. तो उसमें हमने पढ़े पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर. देन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन. कन्वेंशन से क्या याद करना है? ट्रेडिशंस, यूसेजेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट्स. सो ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बेस्ड ऑन दीज, जो कि लिखे हुए कहीं नहीं है, लेकिन दे हैव सम लीगल सिग्निफिकेंस. उसके हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े. सो प्रो टाइम स्पीकर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ CJI. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज डेवलप्ड बाय जॉन लॉक, और this is the basic principle upon which the term constitution was defined. So state of Jammu Kashmir versus Srilanka में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड को यूज किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन केशवनंदा भारती केस में लिमिटेड गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ऐसे ये वाले केसेस हैं, एंड ये जॉर्ज ग्रॉट ने बोला था इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस. इन द, उसकी बुक का नाम था इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं द काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. So now we will discuss about the kinds of constitution and the striking features of constitution. So kinds of constitution. Kinds. First is written and unwritten constitution. Written and unwritten constitution. Second one is rigid and flexible constitution. And third one is unitary and federal constitution. So 3 क्लासिफिकेशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. फर्स्ट वन इज रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एज द नेम सजेस्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच देयर इज ऑलमोस्ट रिटन प्रोविजंस आर देयर. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल सबसे बड़ा आप लोगों के सामने ही है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द लैंडिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. और वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सारा, जो लिखा हुआ, जिसके प्रोविजंस लिखे हुए हैं, वो हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका US कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज आर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑन द अदर हैंड, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज कॉन्स्टिट्यूशन इन विच देयर इज no written provisions, no express written provisions are there. So वो होते हैं unwritten constitution. जैसे कि
सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का. ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑल्दो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, पर उसकी लीगल सिग्निफिकेंस उतनी ही है जितनी की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की होती है. ओके, सो अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. So it was enacted on 26 January 1950, and the date of enactment of constitution is 26 January 1950. So Indian constitution is the lengthiest constitution. और unwritten constitution के example क्या आया? Britain constitution. Britain constitution is unwritten constitution, and the second one is rigid and flexible constitution. Rigid is जिसका अमेंडमेंट प्रोसीजर रिजिड हो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसका अमेंडमेंट प्रोसीजर फ्लेक्सिबल हो, जैसे कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स जैसे होती हैं, तो वो होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. जिसका अमेंडमेंट प्रोसीजर इज टफ टू क्रैक, दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसका अमेंडमेंट प्रोसीजर इज फ्लेक्सिबल इनफ, सो दैट वन इज द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, so now next one is unitary and federal constitution. So unitary constitution means यूनिटरी बेसिकली होता है जिसमें केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सुप्रीम होती है. सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन विच देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और फेडरल यहाँ पे जो रीजनल यूनिट्स होती हैं, अभी हम केवल यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. सो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच there is centralization of powers in the hands of unitary government and regional governments there. वो कुछ नहीं होती, उनके पास कोई ओरिजिनल पावर नहीं होती, उनके पास केवल वही पावर आती है जो यूनिटरी गवर्नमेंट को डाइल्यूट करती है. तो वैसे तो होती तो दोनों है, रीजनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सारी पावर्स जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और रीजनल गवर्नमेंट के पास केवल वही पावर्स आती हैं जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डाइल्यूट करती है. ओके, सो दिस इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड सेकंड इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है स्ट्रॉन्ग जिसमें फेडरली दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और रीजनल गवर्नमेंट होती है उनके पास इक्वली पावर होती हैं, और चाहे वो पावर डिफाइन हो कहीं पे या नहीं डिफाइन हो, लेकिन दोनों के पास इक्वल पावर होती है. और दोनों के पास जो होते हैं क्या होता है कि दोनों के पास जो पावर्स होती है वो डिवाइडेड होती है इक्वली. अच्छा, एक होता है ब्लेंड ऑफ बोथ, जहाँ पे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज ब्लेंड ऑफ बोथ यूनिटरी फीचर्स एंड फेडरल फीचर्स. तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ यूनिटरी फीचर्स अलॉन्ग विद फेडरल फीचर्स, एंड इट हैज द फेडरल फीचर्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर टेंडेंसी. ओके, मतलब कि हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट कर रखा है पर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर टेंडेंसी, कि जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे क्लैश होगा या कुछ भी, तो उसमें किसका प्रिवेलेंस होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट का, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का. ओके, सो दैट इज द यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ वी विल डील विद द now we will discuss about the striking features of constitution. So the first striking feature of constitution is the lengthiest constitution. So as you all know, Indian constitution is the lengthiest constitution of the world. So UK constitutional expert and Indian constitutional expert Sir Ivor Jennings said that Indian constitution is the world's largest and detailed constitution of the world. तो सर आइवर जेनिंग्स कौन थे? यूके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, और इन्होंने क्या बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. अच्छा, दो होते हैं, एक तो होता है ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन and second is oldest written constitution. दोनों के आंसर अलग होते हैं और ये प्री में बहुत आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछा है तो यहाँ पर आएगा
ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ओल्डेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है तो यहाँ पे आ जाएगा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए। लेंडियस्ट तो अपना है ही इंडिया। नाउ द सेकंड फीचर इज ब्लेंड ऑफ राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल राइट्स नहीं प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस राइट्स and gives rights on the one hand and restrictions on the other. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को राइट्स के साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स, अच्छा फंडामेंटल राइट्स कहाँ का कॉन्सेप्ट है, हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, यूएसए से। और जब हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, लेकिन हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 to 6 सब क्लॉज 2 to 6 है। ठीक है, आर्टिकल 25, ये जो हमारे और बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हमने साथ साथ, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स लिए और उसके साथ साथ हमने रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए। ठीक है, तो दोनों जो रेस्ट्रिक्शंस और फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक साथ आया था। लेकिन यूएस, जहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, वहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी उनके सिटीजन्स के ऊपर। वहाँ केवल उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दे रखे थे अपने सिटीजन्स को, नॉट दी रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन टाइम के साथ साथ पता चला उन लोगों को कि रेस्ट्रिक्शंस लगाना इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर, सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन इनॉग्रेट करी, उसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर। डॉक्ट्राइन ऑफ पुलिस पावर implemented by the Supreme Court in the case of Mughal versus Kansas. Mughal versus Kansas. इस केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर इम्प्लीमेंट की और डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर में उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई ऑन दी फंडामेंटल राइट्स, जिससे हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया, लेकिन हमने तो स्मार्ट वर्क किया कि रेस्ट्रिक्शंस एक साथ लगा दी, लेकिन उन्होंने ही, जिससे हमने ये लिया था, उन्होंने ही ये बाद में रेस्ट्रिक्शंस बाद में लगाई। कौन, किसके थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर के थ्रू। नाउ द थर्ड स्ट्राइकिंग फीचर इज blend of unitary and federal structure. Indian Constitution is a blend of unitary and federal structure. मतलब ना तो वो टोटली फेडरल है और ना ही यूनिटरी है, वो बीच उसने मिडवे एक्सेप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। मतलब Indian Constitution is federal with the strong central tendency. Indian Constitution is federal with a strong central tendency. इसका मतलब ये बहुत सारे आर्टिकल्स जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये टॉपिक अलग से डील करवाऊंगी कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें है, पता तो चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, लेकिन सेंट्रल देखिए स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी, तो वो अभी हम बाद में डील करेंगे। नाउ fourth one is universal adult franchise. Universal adult franchise. Article 326 plus 61st Amendment Act. Universal adult franchise. What does this mean? So कोई भी इंसान जो कि 18 years या 18 years से ऊपर का है, he has a right to get elected, he has a right to get enrolled in the voters list, he has a right to cast a vote। तो ये भी हमारा एक स्ट्राइकिंग फीचर है। जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ऐसा नहीं था, या तो था तो उनका एज, जैसे फ्रेंच में था, वहाँ पे तो फीमेल्स को वो ही नहीं था, फीमेल्स के पास राइट ही नहीं था कि वो वोट कास्ट कर पाए। तो लेकिन ये हमने पहले से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। हाँ, 61st अमेंडमेंट से हमारी एज जरूर चेंज हुई है, लेकिन
पहले everyone has a right to cast a vote. Now the fifth one is rigidity, blend of rigidity and flexibility. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. उसमें अभी हम अमेंडमेंट प्रोसीजर आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. उसमें ये है कि बहुत सारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है. तो ना इस जो हमने ये अमेंडमेंट को क्लासीफाई कर रखा है सिंपल एंड स्पेशल मेजॉरिटी, उससे हमें क्या पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फुल्ली रिजिड एंड नॉट फुल्ली फ्लेक्सिबल. इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ सिक्स्थ वन इज midway of British parliamentary control and US judicial supremacy. ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कहावत है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, बट क्या नहीं कर सकता वो, एक मेल को फीमेल नहीं बना सकता और एक फीमेल को मेल नहीं बना सकता. उसके अलावा वो हर कुछ काम कर सकता है ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है. और जुडिशियल सुपरमेसी, यूएस जुडिशियल सुपरमेसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ब्रिटिशर्स में, जैसे कि ब्रिटेन में जैसे कि ब्रिटेन में वहाँ पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ऐसे ही यूएस में जुडिशियल वर्क इज सुप्रीम, मतलब जुडिशियल जो ऑर्गन है वो सुप्रीम है. तो लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया इज अ मिडवे बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड यूएस जुडिशियल सुप्रीमेसी. और इंडिया यहाँ पे है, मतलब इंडिया में कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. सो इंडिया इज अ मिडवे बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड यूएस जुडिशियल सुप्रीमेसी. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल system. In India we have a integrated judicial system. Integrated मतलब कि जुड़ा हुआ. अच्छा, यूएस में कैसा जुडिशियल सिस्टम है, यूएस में सिस्टम है डबल कोर्ट सिस्टम. यूएस में कैसा सिस्टम है, डबल कोर्ट सिस्टम. मतलब कि वहाँ पे स्टेट लॉज एंड सेंट्रल लॉज आर डिफरेंट. तो अगर कोई भी स्टेट लॉ का ऐसा मैटर है जो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन इंपॉर्टेंट है. जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करेगा, तब तक कोई भी ऐसा मैटर जो स्टेट का है वो यूएस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा. सो दैट इज नोन एज डबल कोर्ट सिस्टम, मतलब कि स्टेट के अलग कोर्ट्स और सेंटर के अलग कोर्ट्स. लेकिन इन इंडिया वी हैव अ सिंगल कोर्ट सिस्टम. इंडिया में एक हायरार्की फॉलो होगी. सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, देन हाई कोर्ट, देन अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स वगैरह सब यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है. सो इंडिया में सिंगल कोर्ट सिस्टम विल फॉलो. इससे हम बोलते हैं कि इन इंडिया वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. ओके. सो नाउ वी हैव द, अच्छा, और जैसे SSSDR मैंने आपको बताया था, कल के लेक्चर में मैंने आपको SSSDR बताया था, जो कि प्रियम्बल के कीवर्ड्स हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो दीज कीवर्ड्स, ये जो टर्म्स हैं ये कैसे हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल. These are
considered as a basic structure of the constitution and so these are indestructible. इनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. Okay, so these are the salient features of the constitution. और इन salient features को पढ़ के हमें क्या समझ में आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. हमने कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया है. हमने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, यूके, फ्रांस, जर्मनी, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फुल्ली बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है. हमने उनको अपने कल्चरल डाइवर्सिटी और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स वगैरह ये सब करके और फिर उसे अडॉप्ट किया है. तो ये कहना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सीजर एंड पेस्ट अफेयर इज रॉन्ग. इट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि हमने उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और तब लिखा है, तब अपने आप को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक, मेन टॉपिक दैट इज फेडरलिज्म. और ये जो आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं ये आपका बेस बनाने में, फाउंडेशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.